Hello everyone, I am Neetu Gupta, your science teacher from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शुकाहाबाद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 की चैप्टर 7 की कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है गायब होना, विलुप्त होना। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है ऐसी एक्सटिंक्ट मतलब गायब होना। एंडेंजर्ड मीन्स खतरे में। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ यानी कि जो विलुप्त हो गई हैं जातियाँ, उनके बारे में बात करेंगे हम। और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ यानी कि जो जातियाँ खतरे में हैं, उनके बारे में भी इसमें हम बात करेंगे। द स्पीसीज़ विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। यानी कि एनिमल्स या प्लांट की ऐसी स्पीसीज़ जो अर्थ पर अभी उपस्थित नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ आर दोज विच हैव डाइड आउट कम्प्लीटली। यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ विलुप्त जातियाँ वो जातियाँ हैं जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से मर चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। ओके स्टूडेंट, अ स्पीसीज़ बिकम्स एक्सटिंक्ट। एक स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है व्हेन द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ द स्पीसीज़ डाई। जब उसका लिविंग मेंबर, जो जीवित मेंबर है, उनका लास्ट लिविंग मेंबर भी डाइड हो जाए, मर जाए। ओके, द एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ मे बी एनिमल्स और प्लांट। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ आपकी प्लांट भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट एनिमल। जैसे हम कह सकते हैं, अगर कोई एनिमल, किसी एनिमल्स की कोई स्पीसीज़ है जिसका कोई भी जानवर अब अर्थ पर नहीं बचा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट एनिमल। इट मीन्स दैट दिस एनिमल हैज़ नो लिविंग मेंबर ऑन द अर्थ। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन एनिमल में से अब कोई भी मेंबर उनका धरती पर नहीं बचा है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस एनिमल स्पीसीज़ हैव डाइड on this earth in ancient all the members of this animal species have died out। यानी कि उस एनिमल्स के सारे मेंबर्स, उस एनिमल स्पीसीज़ के सारे मेंबर अब मर चुके हैं, तो उसका मतलब वो क्या है, एक्सटिंक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द एनिमल कॉल्ड डायनासोर। हम डायनासोर की बात करते हैं, विच लिव्ड ऑन दिस अर्थ एन एंशिएंट टाइम। पुराने समय में बहुत लॉन्ग एगो ईयर्स वो रहते थे अर्थ पर, हैव बिकम एक्सटिंक्ट, अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत सालों पहले। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर डायनासोर्स, डोडो बर्ड, ठीक है, केव लॉइन, कैस्पियन टाइगर, ठीक, और इसी तरह से आपका है आयरिस डियर। ठीक है, इस तरह से क्या है, कौन से एनिमल्स हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज एनिमल्स आर डेड। इन एनिमल्स के जितने भी स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब क्या हो गए हैं, मर चुके हैं। ओके, वी कैन नेवर सी दीज एनिमल्स अगेन। हमने इन एनिमल्स को दोबारा से अर्थ पर नहीं देखा है। दे हैव ऑल वैनिश्ड फ्रॉम दिस अर्थ फॉर वेरियस रीज़न। कई कारण हैं जिनकी वजह से इस अर्थ पर, ये धरती पर ये विलुप्त हो चुके हैं। द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज। स्टूडेंट, ऐसी जातियाँ जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्त होने की रिस्क को फेस कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि उनकी उस स्पीसीज़ के जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो बहुत ही कम बच्चे हैं संख्या में। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ आर एनिमल्स और प्लांट। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ एनिमल्स भी हो सकती हैं और प्लांट भी हो सकती हैं, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ वैनिशिंग फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो कि धरती पर विलुप्त होने की कगार पर हैं। दे आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट एक्सिस्ट इन स्मॉल नंबर्स ऑन द अर्थ। यानी कि उनके कुछ ही मेंबर्स आपकी धरती पर रह गए हैं। एंड इफ वी डू नॉट टेक क्विक एक्शन टू सेव देम, दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर। ओके, अगर हमने कोई क्विक एक्शन नहीं लिया उनको बचाने के लिए, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वाइल्ड एनिमल्स हुज नंबर आर diminishing
to such a low level that they might face extinction soon are known as endangered animals. Okay, wild animals जो कि जिनकी संख्या कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, लो लेवल में कि इतना कम हो रही है कि बहुत ही कम रह गए हैं, दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पर हैं, जल्दी ही वो विलुप्त हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल, यानी कि खतरे वाली, मतलब जो खतरे में हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर उन्हें बोलेंगे हम एंडेंजर्ड एनिमल्स. एन एनिमल स्पीसीज बिकम एंडेंजर्ड आइदर बिकॉज इट इज़ few in number, or it is being killed by the predators, or it is being hunted by human beings, or its natural habitat is being destroyed by deforestation. ओके, तो यानी कि जो एनिमल स्पीसीज़ हैं बिकम एंडेंजर्ड, कैसे हो जाएंगी, खतरे में हैं, यदि आइदर, या तो वो किसकी वजह से हैं, क्योंकि इट इज़ फ्यू नंबर, कम रह गए हैं संख्या में, या फिर उनको प्रीडेटर्स के शिकारियों के द्वारा मारा जा रहा है, या हंटेड, शिकार किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, या फिर उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है. किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय हुए हैं, लीडिंग ऑफ लैक एंड शेल्टर, ठीक है, फूड वाटर की कमी की वजह से. इनफैक्ट द सर्वाइवल ऑफ सम वाइल्ड एनिमल इज बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट डे टू डे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. ओके, तो इनफैक्ट शायद ही, मतलब सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स, सम वाइल्ड एनिमल्स की जो सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, इज़ बिकम मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, वो अब डिफ़िकल्ट होते जा रहा है उनका जीना, मतलब उनका रहना धरती पर डे टू डे, यानी दिन पर दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, विनाश, मतलब उनका ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए हैं. सम एग्जाम्पल्स, जैसे एंडेंजर्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस, एसिटिक लॉइन, डेजर्ट कैट, लॉयन टेल्ड मैक्यो एंड नंदाफा फ्लाइंग स्क्विरल एंड कश्मीर स्टेज. ओके, इस तरह से कुछ एनिमल्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं. इट इज़ नॉट ओनली द बिग एनिमल्स विच फेस एक्सटिंक्शन, ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली द बिग एनिमल, केवल बड़े एनिमल्स नहीं, बल्कि स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इंडेंजर्ड, स्मॉल एनिमल्स भी खतरे की कगार पर हैं, ठीक है, खतरे में हैं ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, विलुप्त होने की कगार पर, देन द बिगर एनिमल्स, बड़े एनिमल की अपेक्षा. एट टाइम पीपल किल स्नैक्स, ठीक है, लोग क्या करते हैं, स्नैक्स को, फ्रॉग को, लिजार्ड को, बैट, आउल्स को मारते हैं विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन देयर इकोसिस्टम, बिना देखे कि उनका इकोसिस्टम में उनकी कितना महत्वपूर्ण स्थान है. दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो अब क्या हो गए, साइज में स्मॉल रह गए हैं, बट देयर रोल इन इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. उनका जो इकोसिस्टम में जो स्थान है, उनका जो रोल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. द स्मॉल एनिमल्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ द फूड चैन, छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं हमारे फूड चैन का पार्ट बनते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर, जिससे कि हमारे नेचर का जो बैलेंस है वो बना रहता है. जैसे कि किसी भी हमने फूड चैन पढ़ा था पहले, क्या किसी भी प्लांट को कोई स्मॉल इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को बाज ने खाया, इस तरह से फूड चैन बनती चली जाती है. तो हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है फूड चैन में. ओके, तो बाय किलिंग द स्मॉल एनिमल्स, अगर हम स्मॉल एनिमल्स को मारते हैं तो वी आर एक्चुअली हार्मिंग अवर सेल्फ, वो हमारे लिए ही खतरनाक है. दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ स्नेक. अगर हम स्नेक का एग्जाम्पल लें, आपको नीचे दिखाया गया है, स्नेक इज़ अ स्मॉल वाइल्ड एनिमल. स्नेक क्या है, एक छोटा वाइल्ड एनिमल है. द स्किन ऑफ स्नेक इज़ इन ग्रेट डिमांड फॉर मेकिंग फैंसी लेदर गुड्स, ठीक है. सो द स्नेक स्किन सेल्स एट अ हाई प्राइस इन द मार्केट. स्किन, जो स्नेक की स्किन होती है उसका बहुत ही डिमांड होती है, उससे फैंसी लेदर बनती है, इसलिए क्या होता है उसमें मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, उसके अच्छे पैसे मिलते हैं. तो नाउ टू मेक सम इजी मनी, थोड़े से पैसे कमाने के लिए सम ग्रीडी पीपल किल द स्नेक्स इनडिस्क्रिमिनेटली इन लार्ज नंबर ऑफ टू ऑब्टेन देयर स्किन, ठीक है. इस तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं, आप इस लालच में, पैसे कमाने के लालच में स्नेक को मारते हैं,
और उनकी स्किन को निकाल कर बेचते हैं. दिस लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नेक्स disrupts the food chain in which snakes occur and create an imbalance in nature. इससे क्या होता है, हमारा जो फूड चैन है वो डिस्टर्ब होता है, जहाँ पर कि स्नेक अपना रोल प्ले करते हैं और नेचर जो है हमारी इनबैलेंस, नेचर में जो है इनबैलेंस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्नेक इज़ अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. स्नेक क्या है, फार्मर का फ्रेंड है, इन द सेंस दैट इट ईट्स वर्माइंस लाइक रैट, यानी कि जो छोटे छोटे रैट्स हैं, रैट है, माइस है, जो हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं, उनको स्नेक खाता है, विच आर पेस्ट एंड डैमेज द क्रॉप्स. ओके, तो नाउ व्हेन द स्नेक्स आर किल्ड, जब स्नेक को मार देंगे इन लार्ज नंबर टू ऑब्टेन देयर स्किन, द पॉपुलेशन ऑफ स्नेक इज रिड्यूस. तो क्या होगा, स्नेक की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ predator snakes, the population of pests like rat and mice in crop field increases. तो हमारी जो फील्ड में रैट की और माइस की संख्या बढ़ जाएगी. The increased number of rat and mice in the field damage the standing crops, leading to loss in production of food grains. We will now okay. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को, किसी भी प्लांट्स को, छोटे छोटा एनिमल्स, छोटा छोटा प्लांट भी हमारे इकोसिस्टम में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए. ओके, अब हम बात करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में. तो रेड डाटा बुक क्या होती है स्टूडेंट्स? रेड डाटा बुक इज़ अ बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड प्लांट एंड अदर स्पीसीज. ओके, रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है, ऐसी पब्लिकेशन है जिसमें रिकॉर्ड होता है प्रत्येक एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का और अदर स्पीसीज़ का. एक्चुअली रेड डाटा बुक जो है कंटेन अ लिस्ट ऑफ स्पीसीज़. उसमें क्या है, स्पीसीज़ की लिस्ट होती है विच आर इन डेंजर, जो खतरे में हैं या बिकमिंग एक्सटिंक्ट या विलुप्त होने वाली हैं. दे आर डिफरेंट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट, एनिमल एंड अदर स्पीसीज़. रेड डाटा बुक प्लांट और एनिमल्स और स्पीसीज़ के अलग अलग है. रेड डाटा बुक आर बीइंग पब्लिश्ड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीसीज़. अलग अलग स्पीसीज़ के लिए जो जिसकी वजह से खतरे के लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिससे कि वेरियस स्पीसीज़ जो है खतरे में आ रही हैं उनको इन्फॉर्मेशन, उनकी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है. देयर इज़ ऑल्सो अ रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया में भी रेड डाटा बुक है. सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ एनिमल लिस्ट इन रेड डाटा बुक ऑफ इंडिया. इंडिया की जो रेड डाटा बुक है उसकी जो लिस्ट दी गई है नीचे आपको दिखाई गई है. फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन गाइंट स्क्विरल, ओके, बारहसिंगा, ब्लैक बुल, हिमालय मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस. इसी तरह से आपका स्नो लेपर्ड एंड टाइगर. द एडवांटेज ऑफ maintaining red data book is that we come to know which species of animals, plant, etc. are very small in number and facing the danger of extinction, so that timely remedial steps can be taken by the authorities concerned to prevent their extinction. Okay, तो रेड डाटा बुक को मेंटेन करने का एडवांटेज क्या है? यह है कि हम जान पाते हैं कौन सी स्पीसीज़, एनिमल्स, प्लांट्स की ऐसी स्पीसीज़ जान पाते हैं जो कि अब स्मॉल रह गई हैं संख्या में और खतरे का मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं. सो दैट जिससे कि हम टाइम से जल्दी ही स्टेप्स उठा सकें, जिससे कि हमारे जो जिनको हम विलुप्त होने से बचा सकते हैं. ओके, now हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में. द प्रोसेस ऑफ अ बर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन. यानी कि द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बर्ड या अदर एनिमल्स की प्रोसेस जिसमें कि बर्ड्स या अदर एनिमल्स मूव करते हैं
एक स्थान से दूसरे स्थान पर अकॉर्डिंग टू द सीज़न के अनुसार इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। इन अदर वर्ड, व्हेन अ बर्ड, जब एक बर्ड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीज़न एंड रिटर्न्स इन डिफरेंट सीज़न, ठीक है, जब कोई बर्ड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सीज़न में जाती है और लौटती है अलग दूसरे सीज़न में, तो उसे हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ अ बर्ड is an adaptation to escape the harsh and cold condition of their normal habitat in winter so as to survive। ओके स्टूडेंट्स, माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स का मतलब है कि अनुकूलन, एडेप्टेशन, अनुकूलन टू एस्केप द हार्श, यानी कि जो हार्श एंड कोल्ड कंडीशन है उसको उसके लिए अपने आप को अनुकूल करना, देयर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव रहने के लिए। ओके, यानी कि बर्ड्स का जो माइग्रेशन है, बर्ड्स जो हैं माइग्रेट करती हैं अपने आप को ठंडी और बहुत ही ठंडक और से उसकी हार्श सीजन से अपने आप को बचाने के लिए, और विंटर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, विंटर में अपने आप को जीवित रखने के लिए वो अनुकूलन होता है। लेट अस डिस्कस द माइग्रेशन ऑफ बर्ड। चलिए अब माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स का हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द विंटर सेट्स इन कोल्ड रीजन ऑन द अर्थ, जब अर्थ पर कोल्ड ठंडे क्षेत्रों में जब विंटर सीजन आता है, द क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, जो उस वहाँ का जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो बहुत ही कोल्ड हो जाती है इन दोज रीजन। द बर्ड्स विच नॉर्मली लिव इन दिस रीजन, जो इन क्षेत्रों में रहती हैं वो माइग्रेट करती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती हैं, फ्लाई ऑफ करती हैं, टू फार फ्लंग वार्मर प्लेसेस, कहाँ पर जो गर्म स्थानों पर धरती पर वहाँ की ओर उड़ती हैं, टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट, जिससे कि वो अपने आप को ठंडी जलवायु से बचा सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें, मतलब अपने आप को जीवित रख सकें। एंड व्हेन द विंटर सीजन इज ओवर, जब विंटर सीजन ओवर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट टू द कोल्ड रीजन, और तब ये बर्ड्स अपने ठंडे क्षेत्रों में फिर से अपनी हैबिटेट में लौट आती हैं। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन, ऐसी बर्ड्स जो कि मूव करती हैं एक ठंडे स्थान से गर्म स्थानों की ओर इन विंटर, गर्मियों में, एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और विंटर के बाद वो वापस अपनी हैबिटेट में लौट जाती हैं, उसे हम बोलते हैं आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। Migratory birds fly to far away places every year during a particular time because the climate change. ओके, माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं दूर दूर तक उड़कर जाती हैं प्रत्येक साल, जब उनका एक पर्टिकुलर टाइम आता है उस क्लाइमेट के चेंज का, तब वो प्रत्येक साल उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं। द पर्पज़ ऑफ माइग्रेशन का पर्पज़ क्या है बर्ड्स का? इज़ टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, बाय एस्केपिंग द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, जिससे कि वो ठंडी कंडीशन से, जो ठंडी जलवायु से अपने आप को बचा सकें, ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड ऑल्सो ब्रीडिंग, इसके अलावा लेइंग एग्स, फॉर लेइंग एग्स, ठीक है, ब्रीडिंग मीन्स मतलब जो अंडे देने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे प्लेस तक उड़ती हैं, माइग्रेट करती हैं। ओके स्टूडेंट, इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम द वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ। इंडिया भी एक डेस्टिनेशन, एक स्थान है उन माइग्रेटिंग बर्ड का जो कि ठंडे क्षेत्रों से, धरती के ठंडे क्षेत्रों से हमारे यहाँ इंडिया में आती हैं। ऑन द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड क्या है? विच कम टू इंडिया, जो इंडिया आती है प्रत्येक साल, और फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ के लिए, वो है साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन, कहाँ से आती है? साइबेरियन क्रेन साइबेरियन से आती है, इसलिए इसका नाम क्या है? साइबेरियन क्रेन है। इस साइबेरिया से आती है, विच इज़ वेरी कोल्ड प्लेस, जो कि कोल्ड प्लेस है। वैन विंटर सेट्स इन साइबेरिया, जब साइबेरिया में विंटर सीजन आता है, इट गेट एक्सट्रीमली कोल्ड, वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर उड़कर जाती है, एंड कम्स टू वार्मर प्लेस इन इंडिया सच एज भरतपुर एंड राजस्थान। इंडिया के गर्म स्थानों पे आती है,
जो कि राजस्थान में भरतपुर जैसे स्थान पर, सुल्तानपुर इन हरियाणा के सुल्तानपुर में, सम वेटलैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो साइबेरियन क्रेन स्टे इन वार्मर प्लेस इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ। साइबेरियन क्रेन क्या करती है, कुछ मंथ के लिए ही इंडिया में रुकती है। द साइबेरियन क्रेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया। साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया वापस चली जाती है व्हेन द विंटर एंड पर होता है वहाँ पर तब, एंड क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल, और उनका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उनके लिए फेवरेबल हो जाती है, उनके लिए अच्छी हो जाती है तब। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, यानी कि पेपर से रिसाइकल करके हम कोई और चीज़ बना रहे हैं अपने लिए यूज़फुल। ठीक है, जैसे कि द पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। पेपर क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है। और पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। डैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्री, जो कि फॉरेस्ट ट्री के वुड से प्रोड्यूस होती है। तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 17 फुल ग्रोन trees are needed to make 1 ton of paper। यानी कि करीबन 17 बड़े पेड़ चाहिए होते हैं हमें 1 टन पेपर बनाने के लिए। सो मैनी ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक पेपर। इसलिए कई सारे ट्रीज फॉरेस्ट से काटे जाते हैं। पेपर मेकिंग इज़ द अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और पेपर मेकिंग क्या है, डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। सो वी कुड सेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट्री। अगर हम पेपर को बचाएंगे तो हमारे क्या हैं, फॉरेस्ट्री भी बच जाएंगे। इफ़ ईच वन ऑफ अस सेव जस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे। अगर कोई भी पर्सन क्या है, एक दिन में 1 पेपर शीट भी बचाता है, तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। तो हम एक साल में कई सारे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं। वी कैन सेव पेपर बाय राइटिंग फुली ऑन बोथ साइड ऑफ एवरी शीट ऑफ पेपर इन अवर नोटबुक। हमारे नोटबुक पर हमें दोनों तरफ फुल पेज पर राइटिंग करनी चाहिए विदाउट लीविंग एनी ब्लैंक सीट्स। कोई भी हमें ब्लैंक सीट नहीं छोड़नी चाहिए। वी कैन ऑल्सो सेव पेपर बाय यूजिंग चॉक एंड स्लेट फॉर डूइंग रफ वर्क। हमें रफ वर्क करने के लिए चॉक या स्लेट का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा रीयूज़ ऑफ पेपर मीन्स दैट इफ पॉसिबल वी शुड यूज़ द यूज़ पेपर अगेन। हमें जो पेपर हमने यूज़ किया है उसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द यूज़ किए हुए पेपर को हम उससे एनवलप बना सकते हैं। कैन बी रिवर्स्ड इनसाइड आउट एंड यूज्ड अगेन। और उसको रिवर्स करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। द टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स टू प्रोसेस द वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकलिंग पेपर का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट पेपर से फिर से हम न्यू पेपर बना सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, magazine, book, notebook, packaging materials. After removing ink from them, in it all of us keep on collecting old newspaper, magazine, books, notebooks and paper wrappers etc. and send them the paper mills. हमें उसको पेपर मिल्स में भेजना चाहिए फॉर रिसाइकलिंग थ्रू अ जंक डीलर, यानी कि कबाड़ी वाला। वी विल एबल टू सेव मैनी फॉरेस्ट ट्री। इससे हम क्या होगा, हम कई सारे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं। ओके, इनफैक्ट द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम 5 to 7 times फॉर यूज़। ठीक है, हम पेपर को रिसाइकिल करके 5 से 7 बार हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वी शुड सेव पेपर, रीयूज़ पेपर एंड रिसाइकिल पेपर। हमें पेपर को बचाना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और उसको रिसाइकिल भी करना चाहिए। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से वी विल नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर needed for manufacturing
पेपर, यानी कि हम उसको ट्रीज़ को ही नहीं बल्कि वाटर और एनर्जी को भी बचा सकते हैं जो कि पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। जो केमिकल यूज़ होते हैं पेपर को बनाने में वो भी हम कम से कम उनकी यूजेज भी कम से कम कर सकते हैं। फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वी शुड सेव पेपर्स, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर। ओके, तो टू सेव forestry from being cut down, to save water used in paper making, to save energy used in making paper, and to reduce the amount of harmful chemicals used in paper making. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन के बारे में। ओके, तो रिफॉरेस्टेशन द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन का हम आंसर चाहते हैं तो क्या है? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट को लगाना। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ एन एरिया, एक एरिया में प्लांटिंग करना ट्रीज़ का, इन विच फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉय, जहाँ पर फॉरेस्ट समाप्त हो गए हैं, इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, उसे हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। द टर्म रिफॉरेस्टेशन मीन्स टू कवर अगेन विथ फॉरेस्ट, यानी कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि फॉरेस्ट को फिर से फॉरेस्ट में फिर से प्लांटिंग करके उसको हरा भरा करना। द प्लांटिंग ट्रीज सो जनरली be the same species which were cut down from the forest, okay, during deforestation के दौरान जो फॉरेस्ट से वो स्पीसी चली गई हैं उनको फिर से लगाना। we should plant at least as many trees as have any been cut down, हमें जितने हमने ट्री काटे हैं उससे ज़्यादा हमें ट्री लगाने चाहिए। in this way the forest will continue to have sufficient number of trees all the time। इससे क्या होगा? ट्री जो फॉरेस्ट में अधिक से अधिक पेड़ आपके रहेंगे। एंड फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन वेल्दी ऑफ अ कंट्री, ये हमारे कंट्री के फॉरेस्ट जो हैं वो हरे भरे रहेंगे। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर लस ग्रीन फॉरेस्ट बाय डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या जो फॉरेस्ट हमारे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो गए हैं उससे वो हमारा सही हो जाएंगे। इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन दैन प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का केवल एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस नेचुरली, कभी कभी रिफॉरेस्टेशन अपने आप होता है। इट इज़ डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट undisturbed for some time, it will establish itself by naturally growth of trees, क्योंकि इसमें जो सैंड में जो आपकी सॉइल है उसमें जो आपके बीज वगैरह रह जाते हैं वो अपने आप ही ग्रो जाते हैं, इसलिए नेचुरल भी हो सकता है अगर हम उसको कोई डिस्टर्ब ना करें तो। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में किसी भी मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होता, वो अपने आप ही होता है। अब एडवांटेज क्या है रिफॉरेस्टेशन के? रिफॉरेस्टेशन के एडवांटेज आपके हैं कि रिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री यानी कि लाइक पेपर इंडस्ट्री के लिए या ट्रेड इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल्स से मिलता है। नेक्स्ट आपका इट विल लीड टू डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगा बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा इट इंक्रीजेज रेनफॉल इन एन एरिया में रेनफॉल की मात्रा बढ़ेगी। दिस विल इरेज ग्राउंड वाटर लेवल एंड प्रिवेंट ड्रॉट। एंड रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। नेक्स्ट आपका रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड। अगर रिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा? वाइल्ड एनिमल्स को उनके हैबिटेट मिलेंगे, नेचुरल हैबिटेट मिलेंगे, जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स कंजर्व होंगे। इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीज डिमांड फॉर वुड इन फैक्ट्रीज फॉर शेल्टर, forest trees are being cut continuously. It is quite justified to cut a limited number of trees for genuine developmental purpose, okay, but at the same time our equal number of new trees should be planted। हमें ज़्यादातर जितने प्लांट हमने काटे हैं उतने उसके बराबर तो हमें ट्री लगाना चाहिए इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इन नेचर एंड अवॉइड अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंट डिफॉरेस्टेशन।
ओके, देयर इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया, यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बना हुआ है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज़ एम्ड, उसका उद्देश्य क्या है, ऑल द एट द प्रिजर्वेशन, ओके, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का एम है। एंड एट द सेम टाइम मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, इसके अलावा जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के पास रहते हैं उनकी भी बेसिक नीड्स को पूरा करना इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का काम है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।